हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने चर्चा करी थी थोड़ी सी कि कोई एक राशि होती है जिसे हम कहते हैं दग्ध राशि। दग्ध का मतलब होता है बर्नआउट, जल जाना। ठीक है, तो तिथियों को जोड़कर एक कंसेप्ट दिया गया है दग्ध राशि का। अब आप इसके बारे में सुनोगे तो बहुत सारे लोगों के वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे और मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, वो तिथियों को उठाते, तिथियों को उठाने के बाद ये कह देते हैं अगर इस तिथि में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए ये दो राशियां जो है ये दग्धा हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, दग्धा राशि जब हम कहेंगे तो इसके पीछे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आज तक कोई डिस्कशन कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। हर कोई जो आते हैं वो ये कहते हैं कि बस उनके गुरुजी ने सिखाया, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। अब हम खोजने का ये प्रयास करेंगे कि दग्ध राशि का जो कंसेप्ट है, तिथि के आधार पे उसको बनाया है, तो वो कैसे वहां तक पहुंचा जा पाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी एक और बात सोचने की है जो कि लिखी नहीं है लेकिन रट्टू तोतों वाली बात होगी तो हर कोई उठा के पकड़ के चलेगा कि बस हाँ ये राशि जल गई। अरे जली तो कितनी जली, 5%, 15%, 25% कि 100%? ये भी तो एक सवाल उठेगा। तो उस चीज को समझने के लिए सबसे पहली जरूरत तो यह है कि जला कौन सकता है। सूर्य में ही एक इतना तप है, इतनी अग्नि है कि वो कहीं किसी चीज को जला सकते। चंद्रमा जो होते हैं उनमें वाटर एलिमेंट होता है। चंद्रमा के ऊपर रोशनी पड़े और उस रोशनी को आप देखो तो उसमें हमें मिलती है शीतलता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। खुली आंखों से यदि आप सूर्य को देख रहे हो तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा तेज है, वो किसी भी जगह पे पड़े तो वहां पे हैवी इंपैक्ट करेगा। जबकि चंद्रमा की रोशनी अगर किसी जगह पे पड़ रही हो तो वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको गर्मी नहीं देता, शीतलता देता है। ठीक है, तो ये दोनों, यानी कि एक होता है सोलर मंथ और एक होता है आपका ल्यूनर मंथ। इन्हीं दो में चंद्रमा के साथ एक लॉजिक जुड़ता है, उसे कहते हैं तिथि का। तो जो तिथि का लॉजिक है उससे हमने कनेक्ट किया है किसको? दिग्धा को। दिग्धा तिथि भी होती है, दिग्धा राशि भी होती है। ठीक है, लेकिन सवाल यही उठेगा कितना जलेगा। इसके ऊपर आज तक कोई भी कैलकुलेशन नजर नहीं आई। अगर ओरिजिनल टेक्स्ट में बात करें तो सबने एक दूसरों का नाम लिया है, जैसे कि किसी ने बोला कि किसी गुरुजी ने पढ़ाया, फिर किसी ने बोला कि इसका जो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो श्री शेषाद्री अय्यर जी के किताब में आता है। वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि कन्नड़ में कोई एक संस्कृत में लिखी हुई किताब है और विद्यामी करके वहां पे एक ब्रीफली किसी ने इस बात को लिखा है। अब हमें समझना यह पड़ेगा कि जिन्होंने लिखा उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि जिसने लिखा वही इंसान जानता था कैसे इसको इस्तेमाल करना है। अन्यथा ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो लॉजिक है, ये अभी तक रटे रटाए से है। ठीक है, हम इसमें यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे मंथ से हम चलेंगे तिथि, और तिथि के बाद हम देखेंगे कि दिग्धा का कंसेप्ट वहां पे किस तरह से बनेगा, और बनेगा तो किस परसेंट से बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप एक बात ज्योग्राफी में पढ़ के आए हो। ज्योग्राफी में आपने ये ग्लोब जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, इस ग्लोब के अंदर अगर आप देखो तो एक है इक्वेटर, फिर एक आता है आपका कैप्रिकॉर्न, एक आता है आपका कैंसर। यहां से 0 डिग्री से ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री से ये ऊपर 90 डिग्री है। इसका मतलब यहां का पूरा जो पार्ट है, अगर ये देखें 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो ये 180 डिग्री है। कुछ इतनी ही चीज इसके पीछे भी नजर आएगी। ठीक है, ये सामने का साइड है तो इसके पीछे भी होगा। 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आ रहे होंगे, वहां पे 0 को 0 ना बोल के हम कंप्लीट एक सर्कल काउंट कर लेंगे, और फिर उससे नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो वो हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये है आपकी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के ऊपर मुझे सबसे पहले 12 महीने बनाने हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चुनौती 12 महीने। आप सबने एक कंसेप्ट पढ़ा है जिसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है
कि चीज एक फिक्स पॉइंट से आगे 1 डिग्री तक जाती है और उतने तक वापस लौट के फिर पीछे की तरफ जाती है। सूर्य जो है वो भी पृथ्वी की एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे होते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, आज तक आप जिंदगी में एक चीज तो पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन उससे हटके एक लॉजिक और है जो आंखों के सामने है लेकिन हम देख नहीं पाते। वो ये कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है फ्रॉम द इक्वेटर और फिर कैंसर की तरफ और फिर कैप्रिकॉर्न की तरफ। लेकिन इस मोशन के बीच में एक चीज और हो जाती है कि पृथ्वी जो है वो पहले इस साइड पे अगर दिख रही है तो बाद में दूसरे साइड पे चली जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि इस लैंड मास के यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा तो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है, यहाँ कहीं पे कोई एक लैंड मास है, मान लीजिए इंडिया का लैंड मास है, ठीक है। तो होगा क्या कि कुछ समय के बाद ये जो इंडिया का लैंड मास है ये पीछे की तरफ जाएगा और सामने आपको जो आएगा वो अमेरिका नजर आएगा, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जब दिन होती है वहां पे रात हो रही होती है, इसका मतलब हमारा जो लैंड मास है वो इस समय अगर सामने है तो हमारे ऑलमोस्ट 12 घंटे के बाद यहाँ पे लैंड मास चेंज होके यूएसए का आ जाएगा, जो कि इस पर्टिकुलर फोटो में आपको पीछे नजर आएगा अगर मैं यहाँ पे इंडिया या एशिया को लूं तब। अब समझिए कि यहाँ पे आपको ये मंथ कैसे बिठाने हैं। अगर हम देखें तो इक्वेटर पे जब सन आएगा, यहां पे जब सन होगा तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। अब इक्वेटर पे सन 2 बार आ सकता है, अपनी पूरी जर्नी में सन 2 बार इक्वेटर के ऊपर आ सकते हैं। तो अब हमें इक्वेटर को एक बैलेंस पॉइंट लेना है। अगर ये अपने आप में 0 पॉइंट है तो मुझे यहां से क्या करना है, 15 + 15 का एक काउंट बनाना है। 15 + 15 का काउंट क्यों और कैसे बनेगा, ये मैथमेटिकल चीज है, हो सके तो इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे पास कंप्लीट चीज जो है वो है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री में एक राशि जो होती है वो होती है 30 डिग्री की, तो हमारे पास कुल मिला के आने चाहिए 12 महीने, ठीक। अभी इसी तरीके से इस लॉजिक को आगे लेके जाएंगे तो हमें तिथियों में भी यही फैक्टर आएगा, 12 का फैक्टर जो कि डिवीजन में बनेगा, ठीक है। तो 360 डिग्री है, हमारे पास एक महीना जो होना चाहिए वो होना चाहिए 30 दिन का। तो हम 360 डिग्री के हिसाब से चले तो अपने आप कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस। लेकिन हमारे इंडियन कैलेंडर के ऊपर क्या है कि आज की तारीख में वेस्टर्न कैलेंडर हावी हो जाता है, इसीलिए 30 को 31 कर दो, 31 को 28 कर दो और उसके बाद पूरी कैलकुलेशन के ऊपर नीचे कर लो, ठीक है। उसे कहते हैं जॉर्जियन कैलेंडर। हमारे कंसेप्ट में जो कैलेंडर चलता है वो कैसे काम करता था, आप यहां पे होगे, यहां पे आपको अब 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जाना है। 0 से लेकर 30 डिग्री की ये जो साइकिल होगी, इसमें यहां पे आपके पास आएंगे 15 और यहां पे आएंगे 15। ये 15 और 15 का जो ग्राउंड है ये हमारे लिए कहलाता है एरीज का ग्राउंड, ठीक है। इस पीरियड में अगर हम देखें तो हमारा जो सन है वो सबसे ज्यादा रोशनी दे रहा होता है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद हम जब देखेंगे तो फिर यहां से 30 डिग्री से आगे की 30 डिग्री चलेंगे, आगे की 30 डिग्री चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दूसरी राशि मिलेगी, टॉरस साइन मिलेगा। इससे आगे जाएंगे 30 डिग्री तो अभी हम एरीज में खड़े हैं, यहां हम टॉरस में खड़े होंगे। टॉरस से 30 डिग्री और आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा जेमिनाई साइन, ठीक है। जेमिनाई साइन आपको मिलेगा अगले 30 डिग्री तक, ये चीज यहां से यहां तक। जेमिनाई साइन के बाद ऊपर की ओर आप जाओगे तो आपको मिलेगा कैंसर साइन, ठीक है, कैंसर साइन, यानी कि आप यहां तक आ गए, ये चीज हो गई। इसके बाद जब हम देखेंगे सूर्य क्या है हमारे लिए, वो यहां कहीं पे जाके रुक जाएंगे, ये ज्योग्राफी कहती है, ठीक, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये जो पॉइंट है यहां कहीं पे जाके सूर्य रुक जाएंगे। लेकिन इसके बाद पृथ्वी जो है वो घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है तो जो आगे का हिस्सा है इतना ही, अब पीछे के हिस्से की तरफ आप जाओगे, पीछे के हिस्से की तरफ जाओगे तो 90 डिग्री से नीचे की तरफ आते जाएंगे, वहां पे हमें नजर आएगा सिंह राशि, ठीक है। फिर उसके नीचे हम जाएंगे तो हमें नजर आएगा आपका कन्या राशि, और इसके भी नीचे जाएंगे
तो फिर आपको नजर आएगा कहीं पर तुला राशि। अब एक बात समझिए, कैंसर जो है ये वाला प्रोसेस यहां पे थोड़ी सी इनकम्प्लीट करके जा रहा है, ये पूरे का पूरा यहां पे कंप्लीट नहीं हो रहा। इस कारण से यहां की जो मूवमेंट आप देख रहे हो, यहां की मूवमेंट, इसमें भी राशियां जो है वो एग्जैक्ट डिग्री से थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगी, थोड़ा सा डेविएट होंगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जहां पे एरीज है इसके जस्ट पीछे गए तो आपको नजर आ जाएगा तुला राशि, ठीक है। तुला राशि के बाद और आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको नजर आएगा 8 नंबर की राशि, यानी कि स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि। वृश्चिक के नीचे जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको मिलेगी कौन सी राशि, आप 9 नंबर धनु राशि पे आ जाओगे। धनु राशि कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा यहां पे देखेंगे तो कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि शुरू हुई, मकर राशि के बाद फिर कुंभ राशि आएगी, फिर मीन आएगी और मीन के बाद आपका प्रोसेस दोबारा से एरीज पे आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, ऊपर खींचूं या नीचे, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि सीधे सीधे ये एक राइट ट्राइंगल वाली कंडीशन बनेगी। ट्राइंगल कहना गलत है, सीधे सीधे ये एक 90 डिग्री का ग्राउंड बन रहा है। इस पर्टिकुलर चीज पे भी आप देख लो कि ये जो हाउस है 1 और 4 को देखो, ये 90 डिग्री है, 1 और 10 को आप देखो, ये 90 डिग्री है। तो आपको जो पढ़ाया जाता है बेसिकली ज्योग्राफी में, वो यही चीज पढ़ाई जाती है। इसी को हम ऐसे कुंडली के फॉर्मेशन में देखते हैं, 1 से लेके 90 डिग्री। तो यहां पे हम देखें, अगर ये इक्वेटर से ये 90 डिग्री है तो कैंसर, और फिर ये 90 डिग्री इसको देखेंगे तो ये कैप्रिकॉर्न, मकर से लेकर यहां तक। इसके पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो वाले हिस्से को आप समझ सकते हो, बाकी की राशियों में चलेगा। यहां पे जो 0 डिग्री का ये दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे जो ये फॉर्मेशन आएगा वो आएगा आपके लिए तुला राशि का, ठीक है। अब अगली चीज जो है वो है कि भारत की संस्कृति के हिसाब से जो महीने बनाए गए हैं, 12 महीने, वो हिसाब किताब देख लीजिए। हमारा हिसाब किताब है, सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है। तो जब वो 1 डिग्री चलेगा तो कुल मिला के 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब है कि टोटल 360 डिग्री है। हमारे पास दिन कितने होते हैं, हमारे पास दिन होते हैं 365, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं। 365 में ये 5 डेज का गैप आ रहा है। सेम चीज चंद्रमा के साथ होती है। चंद्रमा जो है वो तकरीबन 27 नक्षत्र को कंप्लीट करते हुए 29 डेज समथिंग की एक साइकिल चलाते। तो जो सूर्य की प्लस जो चंद्रमा की मूवमेंट्स हैं, इनको लेकर हमारा जो इंडियन लॉजिक है वो ये होता है कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद एक पर्टिकुलर मंथ ऐड किया जाता है, जो इसकी इसमें नहीं लिखा है, आप जब खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, उसे कहते हैं अधिमास, ठीक है। तो जब जब हम जैसे लीप ईयर को कनेक्ट करते हैं इंग्लिश कैलेंडर में, वैसे हमारे जो पुरानी कैलेंडर होते हैं, इंडियन संस्कृति के कैलेंडर होते हैं या हिंदू कैलेंडर होते हैं, उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर एडिशनल मंथ मिलता है। एक मंथ कितने का होगा, अगेन 30 डेज का बनेगा, उसको हम कहते हैं अधिमास, ठीक है। आप कभी भी कहीं गूगल करोगे अधिमास, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो ये हुई ऊपर ऊपर की चीजें। हमारा जो ये मंथ है, सोलर मंथ है, इसको हम कैसे रीड करते हैं इसको समझ लीजिए। सोलर मंथ को रीड करने का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा उल्टा सा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोल नहीं थी। ये तब समझ में आएगा जिनको नक्षत्र का थोड़ा सा नॉलेज होगा। देखिए, मेष राशि में उन्होंने जब एंटर दिया है तो वहां पे उन्होंने लिखा है विशाखा। अब विशाखा का जो नक्षत्र है ना, वो कहाँ मिलता है, विशाखा का नक्षत्र मिलता है आपको 7 नंबर की राशि में, आखिरी में, और फिर वो कहाँ जा रहा होता है, 8 नंबर की तरफ, ठीक है। विशाखा जो है वो गुरु का नक्षत्र है, वो ज्वाइन करता है 7 नंबर और 8 नंबर को। तो यहाँ पे इधर आने वाला जो नक्षत्र है उसको यहाँ पे मंत्र बनाया गया है विशाखा। क्या लॉजिक है, सूर्य यदि यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इनकी जो रोशनी है ना वो 180 डिग्री पे दी गई है, ठीक।
तो यहाँ पे इनकी जो रोशनी जा रही है वो इधर के नक्षत्र पे जा रही है। ये महीना इस हिसाब से वैशाख का महीना बताया गया है कि सूर्य यहाँ बैठे होंगे तो यहाँ पर आपको सूर्य की रोशनी मिलेगी जस्ट 180 डिग्री सामने। जहां बैठेंगे वहां तो भयंकर ही गर्मी हो जाएगी। इसी तरीके से सूर्य अगर 2 नंबर की राशि में बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में इसके जस्ट सामने आता है 8 नंबर, वहां पे आता है ज्येष्ठ नक्षत्र। तो ये महीना जो है ये हो गया हमारे लिए ज्येष्ठ का महीना, ठीक है। इसी तरीके से 3 नंबर की राशि है और 3 नंबर की राशि में अगर सूर्य बैठे हैं तो यहाँ पे आएगा आषाढ़ का महीना। अब देखिए पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा ये दोनों नक्षत्र कहाँ आते हैं, ये आते हैं 9 नंबर की राशि में। इसी तरीके से अगर 4 नंबर की राशि कर्क राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तो यहाँ पे श्रवण नक्षत्र नहीं आता, श्रवण नक्षत्र आता है 10 नंबर में, ठीक है, मकर राशि में। तो जब सूर्य 4 नंबर की राशि में बैठते हैं, 4 नंबर की राशि में बैठने के कारण उनका जो प्रकाश है सामने वाली राशि पे जा रहा है तो वहां पे आता है श्रवण नक्षत्र। तो महीना जो हमने माना है वो श्रवण का महीना माना है। इस तरीके से अब आप यहां पर आओ तो देखोगे आपको कुछ डिफरेंस आएगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे भाद्रपद का महीना दिखाया गया। सूर्य जब अपनी राशि में बैठेंगे तो उस टाइम इसका सामने का जो है वो है 11 नंबर। 11 नंबर के अंदर आपको नक्षत्र मिलेगा कौन सा, पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा। और ये भी क्या है, गुरु का नक्षत्र है जो कि दोनों के बीच में आएगा, 2 राशियों के बीच में। तो जब सूर्य सिंह राशि में होते हैं उस महीने को हम भाद्रपदा का महीना कहते हैं। उस समय कुछ रोशनी आपके 11 नंबर और कुछ 12 नंबर की तरफ जा रही होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ एग्जैक्ट गोल नहीं है, इस कारण से ये कंडीशनें बनती हैं। इसके बाद देखिए अश्विनी, अब ये 6 नंबर यहां बैठे और अश्विनी का नक्षत्र जो है वो इसमें तो आता ही नहीं है। अश्विनी का नक्षत्र आता है 1 नंबर की राशि में। इसलिए यहां पे जब सूर्य यहां बैठेंगे तो जो अश्विनी है वो 1 नंबर में आने वाले नक्षत्र है। इसका मतलब है कि कुछ कैलकुलेशंस में अभी भी थोड़ी सी मूवमेंट है। यहां पे बैठा हुआ ग्रह यहां पे इस राशि के अंदर के नक्षत्र को प्रभावित करता है, महीना कहलाता है अश्विनी। इसी तरीके से जब सूर्य 7 नंबर तुला, ठीक है, तुला राशि में जब सूर्य बैठते हैं जिसे हम नीच राशि स्थित के सूर्य कहते हैं, वहां पे आप देखोगे तो वो देखते हैं अपने जस्ट सामने कृतिका। कृतिका क्या है, कृतिका इज अ जंक्शन बिटवीन एरीज एंड टॉरस, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही हम 8 नंबर में आएंगे, 8 नंबर यानी कि स्कॉर्पियो में आएंगे, तो स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में जब सूर्य बैठेंगे उसके सामने जो आएगा वो आएगा मृगशिरा। मृगशिरा जो है वो जंक्शन है किसमें, 2 नंबर और 3 नंबर के राशि के बीच में। इसके बाद जब सूर्य 9 नंबर में बैठेंगे, 9 नंबर का मतलब हो गया धनु राशि में अगर बैठेंगे, तो यहाँ पे इसके सामने का जो पॉइंट आता है वो आता है पुष्यामी नक्षत्र और महीना कहलाता है पूषा। सूर्य जब 10 नंबर में आते हैं इसको हम मनाते हैं किस तरीके से, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यानी कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, उसको हमारे इंडियन कल्चर में कहते हैं माघ का महीना। और ये माघ जो है ये बेसिकली नक्षत्र कहां पर आता है, इस 5 नंबर की राशि में। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि पृथ्वी एग्जैक्ट गोल नहीं है, अगर होती तो ये आमने सामने आ जाती। इसी तरीके से जब सूर्य 11 नंबर की राशि में आते हैं, यानी कि आप देखो यहाँ पे हम हैं तो कम से कम 14 या 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक के में रहते हैं। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च का जो ड्यूरेशन है ना, 15 फरवरी से लेके 15 मार्च, वो कहलाता है फागुन। और ये फागुन वाले पीरियड में आप लोग होली का त्योहार मनाते हो। इसके बाद का जो 15 से 15 का कैलकुलेशन है वो आता है, वो होता है चैत्र का महीना। क्यों? क्योंकि चैत्र यानी चित्रा नक्षत्र जो है वो हमें दिखाई देता है 6 नंबर की राशि में। तो ये जो चीज अभी समझा रहा हूं ये चीज होती है सोलर मंथ। सोलर मंथ में आप एक बात को अच्छे से समझ पाओगे, सूर्य बैठा था विशाखा को देखने के लिए, मगर विशाखा जो है वो यहां पे बैठा है। इसका मतलब है कि कुछ जो लाइट के रिफ्लेक्शंस है ना उनको ध्यान रखा गया है। एग्जैक्टली आमने सामने वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं बन रही, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे सूर्य एंटर होंगे 0 डिग्री से और यहाँ पे इनको मिलेगा 0 डिग्री, 0 डिग्री एरीज और 0 डिग्री अगर हम बात करें तुला राशि का, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे शुरुआत में 0 से लेकर 13 डिग्री तक जो नक्षत्र है अश्विनी, यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, हमें यहाँ पे मिलेगा चित्रा, ठीक है,
मंगल, मंगल के बाद राहु, स्वाति, स्वाति के बाद आपको मिलेगा विशाखा। तो उस हिसाब से एग्जैक्ट आमने सामने का फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अर्थ अपने आप में थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप लेता है, इसीलिए सूर्य की जो रोशनी है उसको थोड़ा सा डिफ्रैक्शन या कुछ हद तक अलग फैलाव के साथ उन लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो आज की ये जो चर्चा है मैं इसको यहीं पे रोकता हूं। ये तो हो गया हमारा सोलर मंथ। इसके बाद हम बात करेंगे तिथि को लेकर कि चंद्रमा किस तरीके से मूव करता है, और फिर हम समझेंगे कि तिथि के आधार पे सन और मून की जो पोजीशनें होंगी वो कुछ राशियों के ऊपर अपना शेडो कर रहे होंगे, जिसमें कि वो उनको ठंडक दे रहे होंगे। जिस राशियों पे वो शेडो नहीं आ रही होगी, ठंडक नहीं आ रही होगी, वहां पे वो राशियां जल रही होंगी। दिग्धा वहां पे हम समझ पाएंगे। कम से कम 2 या 3 हमें वीडियो जिसमें लगेंगे उस लॉजिक को क्रैक करने में। अन्यथा ये क्लियर कट बता दूं, किसी किताब के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, आप नाम पूछोगे कि कौन कौन से तिथि में कौन कौन सी राशियां आपकी अस्त होती हैं या कंबस्ट होती हैं या बर्नआउट होती है, तो कोई भी खोल के पढ़ के बता देगा। मगर क्यों है ये अभी भी आपको खोजना और समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो लॉजिक छिपा है वही लॉजिक आपको बताएगा। अगर सूर्य किसी एक राशि में बैठा है और कोई तिथि पड़ रही है, तो वो तिथि सूर्य की दृष्टि कहां पे कितना प्रभाव करेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। कल वाला जो वीडियो था, अगर वो कुंडली आपको याद हो, तो उसमें क्या था, 9 नंबर धनु लगन से बनने वाली कुंडली थी। सूर्य जो बैठे थे वो बैठे हुए थे छठे भाव में। ठीक है, सूर्य छठे भाव में बैठे थे, जो कि स्वामी कहाँ के थे, 9th हाउस के थे। 9th हाउस का लॉर्ड होके सूर्य बैठा था छठे भाव में। छठे भाव का सूर्य वैसे भी अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज क्या है कि केतु सूर्य की राशि में बैठे हैं, सूर्य की तरह प्रभाव करेंगे। नक्षत्र से देखें तो शुक्र की नक्षत्र में बैठे हैं, इसलिए छठे भाव का प्रभाव भी करेंगे और 11th हाउस का भी प्रभाव करेंगे। जब यहां से लगन बनेगा तो ये आपका 11th हाउस बन जाएगा और ये आपका 6th हाउस बन जाएगा। तो केतु की पीरियड में कुछ रिजल्ट छठे भाव के मिलेंगे, रोग, रिपु, ऋण, परेशानी, और केतु का कुछ रिजल्ट आपको गेंस की तरफ लेके जाएगा। लेकिन वहां पे जब हमने इस लॉजिक को पुट किया था तो हमने क्या कहा था कि दिग्धा राशि में केतु अच्छा फल देता है। इसका मतलब है कि वो बुरा जो करना चाहेगा वो उतना बहुत ज्यादा बुरा नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है कि वहां पे केतु सूर्य की तरह प्रभाव कर रहा है, तो सूर्य अपने राशि में बैठे हैं। पहली चीज होती है जलन, यानी कि गर्मी प्रकट करते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां पे चुनौतियां दिखाई देती है। ये चुनौतियां रिलेशन एस्पेक्ट्स में आती हैं, लेकिन आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करा के वो उतनी ही ग्रैंड सक्सेस देगा। ये किसी भी ग्रह का दूसरा पार्ट है। इसलिए ग्रहों को इस तरीके से पढ़ना पड़ता है कि ग्रह सजीव है या निर्जीव है। जितने भी ग्रह सजीव होते हैं वो रिलेशंस में हेल्प करते हैं, जितने भी ग्रह निर्जीव होते हैं वो इंसान की तरक्की किस मामले में, मटेरियलिस्टिक गेन में उसको सपोर्ट करते हैं। केतु जो है वो निर्जीव ग्रह है, सूर्य की तरह प्रभाव करेगा, फिर से निर्जीव ग्रह की तरह प्रभाव करेगा। ऐसे स्थिति में वो इंसान काफी अच्छा अर्निंग कर सकता है मटेरियल वर्ल्ड में। धन्यवाद।